हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे 30 एमसीक्यूज को कंटिन्यू करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज जो मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर के आया हूं, वो एमसीक्यू आपके थ्रू आउट द इंटायर क्वेश्चन पेपर से मैं लिया हूं। पिछले एमसीक्यूज जड़ से उठाया हूं और कुछ हमारे जो सॉल्यूशन पेपर आते हैं वहां से मैं लिया हूं। यानी मैंने यहाँ से बेस्ट या फिर बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टिव 30 क्वेश्चंस को लिया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हर एक टॉपिक को ट्राई कर रहा हूं कवर करने का यहाँ पर, जिससे कि आप लोग को एमसीक्यू बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं देखने वाला हूँ वो है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर इफ एनी व्हेन टू मेथड्स हैव द सेम मेथड सिग्नेचर। यानी मेरा दो मेथड है, दोनों मेथड का सिग्नेचर सेम है। व्हाट इज सिग्नेचर मींस, सिग्नेचर मींस मेथड का नाम भी सेम है और मेथड का यहाँ पर जो आर्गुमेंट हम लेते हैं वो भी सेम है। यानी जावा बोल रहा है कि अगर मैं दो मेथड बनाता हूं, दो मेथड का नाम और सिग्नेचर दोनों ही अगर सेम रहेगा तो क्या जावा उस केस में क्या करेगा। यानी जावा कभी भी मेथड का नाम सेम और सेम सिग्नेचर अलाउ ही नहीं करता है। यानी वो होगा हमारा लॉजिकल एरर। यानी आप जावा में कभी भी सेम सिग्नेचर बना ही नहीं सकते, सेम टू सेम। यानी मेथड का नेम और आर्गुमेंट सेम कभी हो ही नहीं सकता। यानी उस टाइप का एरर को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है, द एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स आर। यानी कुछ ऐसा मेथड है जो यूजर ने डिफाइन करा है, तो उसका एडवांटेज क्या होता है। क्या उसका एडवांटेज रीयूजेबिलिटी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है या मॉड्यूलरिटी होता है। सबसे पहली बात, जब भी कोई मेथड यूजर डिफाइन करता है तो वो इसलिए डिफाइन करता है ताकि उस मेथड को बार बार वो यूज कर पाए। तो रीयूजेबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है हम हमारे प्रोग्राम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो कभी भी यूजर नहीं चाहेगा कि वो अपना प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाए। तो दिस इज रॉन्ग आंसर। और मॉड्यूलरिटी यानी किसी भी प्रोग्राम को मेथड में बांटना, यानी आप हर एक मेथड का यूज सेपरेट करने वाले हो। यानी थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। यानी आपका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग को बोला गया है, पैरामीटर विच रिसीव्स द वैल्यूज फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन। यानी आपके पास एक फंक्शन है, जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसका पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर मेरे पास एक मेथड है ऐड बोल के, यहाँ पर एक आर्गुमेंट है ए बोल करके, और यहाँ पर हमने इसको बॉडी में कुछ बनाया है। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा हम ऐड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, 50 दे करके। ये वाला जो हम यहाँ पे 50 लिख रहे हैं, ये वाला जो मेंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी जो आर्ग्यूमेंट आप कॉल करने के टाइम पे यूजर दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है जो कि मेथड के बॉडी में लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है पैरामीटर विच रिसीव्स द वैल्यूज फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन। यानी जो फंक्शन कॉल कर रहा है, जो वैल्यू रिसीव कर रहा है, उसका टाइप का क्या होगा, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता पैरामीटर विच सेंड्स द वैल्यू, सेंड्स द वैल्यू अगर बोलता तो उसका आंसर होता एक्चुअल पैरामीटर। जो सेंड करता है वो होता है एक्चुअल पैरामीटर, और जो कॉल होता है वो होता है फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू इन्वोक द मेथड विद द प्रोटोटाइप। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड गिवन है जिसका टाइप है रिटर्न टाइप इंट, मेथड का नाम है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर में दो आर्गुमेंट पास कर रहा है वो, जिसका नाम है इंट ए कॉमा कैरेक्टर सी एच। यानी वो इंट ए और कैरेक्टर सी एच। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट वे होगा उसको कॉल करने का। सबसे पहले आंसर देखो, डिस्प्ले के अंदर में क्या पास कर रहा है वो ए और 15। ये ए जो है कैरेक्टर टाइप है, 45 जो है वो इंटीजर टाइप है। लेकिन यहां पर हमारा सीक्वेंस कैसा है, इंट के बाद कैरेक्टर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले को डायरेक्टली कॉल कर रहा है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। लेकिन यहां पर हमारे पास में एक आर्ग्यूमेंट गिवन है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी में क्या पास कर रहा है वो ए कॉमा 45, लेकिन ए जो है वो ए के ऊपर में उसने डबल कोट नहीं लगाया है। तो अगर आप किसी वेरिएबल के ऊपर डबल कोट नहीं लगाते हो तो वो कैरेक्टर नहीं होता है, यानी ये सिंटेक्स एरर है। ऑप्शन बी में क्या बोला है, 45 कॉमा सिंगल कोट में ए, यानी 45 जो है वो मेरा इंटीजर टाइप है और ए जो है वो मेरा कैरेक्टर टाइप है। यानी यहां पर जो कॉल हो रहा था इंट कैरेक्टर में हो रहा था, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जावा स्टेटमेंट टू कन्वर्ट द रेस्पेक्ट टू लोअर केस। यानी यहां पर हमारे पास में ऑलरेडी एक स्ट्रिंग गिवन है जिसका नाम है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट जो है पूरा पूरी कैपिटल है। हम लोग को बोला है अगर हम लोग को रेस्पेक्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग का जो लोअर केस कन्वर्ट करने का मेथड है वो है स्ट्रिंग का नेम डॉट टू लोअर केस। टू लोअर केस में टी जो है वो स्मॉल है, एल कैपिटल है और सी कैपिटल है। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, रेस्पेक्ट डॉट टू लोअर केस तो लिखा है उसने, बट एल और सी दोनों का दोनों स्मॉल लेटर में है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत होगा। आप अगर सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप गलत मार्क करके आने वाले हो। टू लोअर केस का टी स्मॉल होता है, एल कैपिटल होता है और सी कैपिटल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। टू लोअर केस रेस्पेक्ट ये सिंटेक्स ही नहीं होता है, सिंटेक्स एरर है। स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स होता ही नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर आपको 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैपर क्लासेस। कौन सा क्लास रैपर क्लास है। रैपर क्लास पहचानने का तरीका क्या है, रैपर क्लास का पहला जो वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। यानी बुलियन इज अ रैपर क्लास, small boolean is a primitive data type, character is a primitive data type, capital C is a character is a wrapper class। तो आंसर होगा आंसर 1 एंड 4। ठीक है। रैपर क्लास का पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, और अगर किसी वेरिएबल का स्टार्टिंग लेटर स्मॉल होगा यानी वो डेटा टाइप है, ना कि रैपर क्लास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लास टू इज करस्पॉन्डिंग प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। प्रीमिटिव से रैपर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है। प्रीमिटिव से रैपर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, और रैपर से प्रीमिटिव होने का जो ऑप्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है। रैपर से प्रीमिटिव होने का ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं अनबॉक्सिंग, और प्रीमिटिव से रैपर होने का प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला था रैपर क्लास टू इट्स करस्पॉन्डिंग, यानी रैपर से हमको प्रीमिटिव बनाना है, तो रैपर से प्रीमिटिव बनाना है, इसका मतलब हमारा आंसर होगा अनबॉक्सिंग। ठीक है। रैपर से प्रीमिटिव बनाने को बोलते हैं अनबॉक्सिंग, और अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि प्रीमिटिव से रैपर बनाना है तो आपका आंसर होना चाहिए था ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द स्ट्रिंग मेथड विच रिटर्न्स ओनली इन अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी स्ट्रिंग का कौन सा ऐसा मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करता है। इंडेक्स ऑफ जो है वो आपको पॉजिटिव देता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑफ में एक ऐसा नंबर सर्च करते हो जो स्ट्रिंग में है ही नहीं तो वो आपको नेगेटिव भी देता है, यानी इंडेक्स ऑफ इज द रॉन्ग आंसर। लास्ट इंडेक्स ऑफ भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है। कंपेयर टू जो है वो आपको नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल तीनों देता है। लेंथ मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको हमेशा पॉजिटिव देता है, यानी स्ट्रिंग का नेम डॉट लेंथ, ये एक ऐसा मेथड है जो आपको स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, और स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। यानी लेंथ मेथड एक ऐसा मेथड है स्ट्रिंग का जो आपको ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही देता है। बाकी लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड कंपेयर टू ये आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही देता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, द मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू डबल। हमें स्ट्रिंग से डबल बनाना है। ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग डॉट टू डबल मेथड होता ही नहीं है कभी भी। डबल डॉट पार्स डबल, यहां पर डबल डॉट पार्स डबल का जो सिंबल होता है, जो सही सिंटेक्स है वो है डी कैपिटल डबल डॉट पार्स डी कैपिटल डबल। यहां पर आप स्ट्रिंग पास करते हो जिसको आपको डबल में कन्वर्ट करना है, यानी डबल में डी कैपिटल होना चाहिए, पास डबल का पी स्मॉल होना चाहिए और डी कैपिटल होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट सिंटेक्स। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखोगे तो वहां पर उसने पार्स का पी कैपिटल और डी स्मॉल रखा है, यानी यह सिंटेक्स रॉन्ग है। लिखा सही है पार्स डबल, पर पार्स डबल में पी स्मॉल होगा डी कैपिटल होगा, तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन 4 जो डबल डॉट पास डबल, यहां पर उसने डेटा ही पास नहीं करा है, तो अगर आप डेटा नहीं पास करोगे तो आप किसको कन्वर्ट करोगे, तो ये वाला भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू डबल। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा रहता कि आपको डबल से स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, अगर आपका ऐसा रहता कि आपको डबल से स्ट्रिंग बनाना है तो आपका सिंटेक्स क्या होता, तो आपका सिंटेक्स होता डबल
डॉट टू स्ट्रिंग, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे आप डबल टाइप का डेटा को पास करते हैं। यानी ये वाला जो मेरा मेथड है डबल डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेरा डबल से स्ट्रिंग के लिए है, और डबल डॉट पार्स डबल जो है ये स्ट्रिंग से डबल के लिए है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। अच्छा, फिर ने क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ ब्रैकेट में पास किया एक्स एक्स डॉट लेंथ। मान लो मेरे पास एक्स बोलकर एरे है, एरे जो है वो मेरा ऐसा है 1 2 3 4, ये मेरा एक्स का एरे है मान लो। यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है वो, शीशो के अंदर में क्या दे रहा है, शीशो के अंदर में वो दे रहा है एक्स ऑफ एक्स डॉट लेंथ। ये मेरा गिवन सिंटेक्स है। एक्स डॉट लेंथ जो है वो एक्स का लेंथ ला करके देगा, यानी यहां पर वो मुझे ला के देगा 4। कोई भी एरे का लास्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है लेंथ -1, इंडेक्स जो होता है, यानी एरे का इंडेक्स हमेशा चालू होता है 0 से। यानी ये होगा मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये मेरा होता है इंडेक्स। यानी एरे का लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो टोटल लेंथ -1 होता है। लेकिन यहां पर जो वो लिख रहा है वो लिख रहा है यहाँ पर एरे एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 4 ट्राई कर रहा है वो, एक्स डॉट लेंथ यानी 4। इस केस में एक्स ऑफ 4 तो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट है तो लेंथ तो अगर 4 है तो लास्ट एलिमेंट तो 3 होगा। यानी ये जो है सिंटेक्स ही रॉन्ग है, तो ये आपका रन टाइम एरर होगा। ये क्या होगा आपका रन टाइम एरर, यानी ये लिखने में तो सही है, ये आपका रन टाइम एरर होगा, क्योंकि आप एरे के ऐसे इंडेक्स को इस्तेमाल करना चाहते हो जो एरे में अवेलेबल ही नहीं है। तो यहां पर एरे कौन सा एरर देगा, यहां देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा आपको, क्योंकि आप एरे के ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो जो एरे में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये होगा आपका रन टाइम एरर। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है अरेंज द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन टू एक्सेप्ट वैल्यू इनटू एन एरे। यानी आपको एरे में एक वैल्यू लेना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके बाद कौन सा रन होगा। क्वेश्चन आंसर से जाते हैं। आंसर में लिखा है 1 2, 1 में बोला है ए ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। यहाँ पर आई कब मिलेगा उसको, यहाँ पर उसको आई मिलेगा 4 के आई से। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग है, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट कभी पहले चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको चाहिए ए ऑफ आई, आई मिलेगा फॉर लूप के बाद में, तो स्टेटमेंट 1 के बाद तो 2 एग्जीक्यूट होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 2 3, सबसे पहले होगा 2, दैट इज करेक्ट, 3 दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 4 1, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 में क्या बोला 4, यानी यहां पर आपको आई इस्तेमाल करने बोला है, फिर आपको बोला है 3, फिर स्कैनर क्लास बोला है, फिर बोला है 2, यानी फिर आपको एरे इनिशियलाइज करना है, फिर आपको बोला है 1 2 3 2 3 4 1, ओके, 3 1 4 4 3 1 4 2, स्कैनर क्लास बनाया, उसके बाद उसने आई बनाया। 3 1 4 2 होगा ही नहीं, क्योंकि आई हमेशा आएगा 4 के बाद में, 4 के बाद 1 आएगा। तो यहां पर जो है सबसे पहले फॉर लूप बनाया, फिर उसने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसने एरे बनाया। अच्छा, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखोगे तो सबसे पहले फॉर लूप बना, दैट इज करेक्ट, फिर उसने बनाया 3 3 3 नंबर में बोला स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप ऐसा लिख रहे हो 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1, तो अगर आप 3 में देखोगे तो फॉर लूप है, और 2 में जो है वो उसने एरे को इनिशियलाइज किया है। अगर आप फॉर लूप में एरे से इनिशियलाइज करोगे तो वो वाला एरे आपका लोकल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन में रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आप एक फॉर लूप में एरे को डिक्लेयर करते हो तो एरे उस फॉर लूप का लोकल बन जाएगा, और उस फॉर लूप के बाहर में उस एरे का एक्सेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द बबल सॉर्ट टेक्निक ड्यूरिंग ईच इटरेशन ऑफ द इनर लूप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर। बबल सॉर्ट में जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो अगल बगल के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं कंपेयर्ड, दूसरा बोलते हैं स्वैप। तो आंसर होगा 1 एंड 2। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं और स्वैप करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट तो करते नहीं है। यानी जहां जहां पर 4 होगा वो आंसर तो रॉन्ग होगा, क्योंकि बबल सॉर्ट में कभी भी किसी भी एलिमेंट को हम डिलीट नहीं करते, और बबल सॉर्ट में किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करते। हम लोग हमेशा बबल सॉर्ट में एरे को स्वैप करते हैं, डेटा को स्वैप करते हैं, ताकि हम एरे को सॉर्ट कर पाए। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर बोला है व्हाट इज द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एन एनी एरे विथ 100 एलिमेंट। यानी अगर मैं एक एरे ऑफ 100 एलिमेंट को डिक्लेयर करता हूं तो उसमें से हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा। तो आप ध्यान देना कि जो भी आप एरे का लेंथ लेते हो, आपका एरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो हमेशा आपका एरे का इंडेक्स से एक माइनस होगा, क्योंकि आप एरे का इंडेक्स हमेशा चालू करते हो 1 से। तो एरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 99 होगा, लेंथ माइनस 1। यहाँ पर लेंथ था 100, तो आपका लास्ट इंडेक्स होगा 99। तो आपको यहाँ पर बोला है हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 99। 100 का इंडेक्स तो होगा नहीं, और 100 अगर एलिमेंट है तो 101 तो इंडेक्स होगा ही नहीं। 98 जो है वो सेकंड लास्ट है, तो 99 जो है वो हाईएस्ट बोला था, इसलिए हमारा आंसर आएगा 99। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, सैम वॉज आस्क्ड टू एनकोड अ स्ट्रिंग एस बाय रिप्लेसिंग द लेटर ई विथ हैश। यानी सैम के पास में एक स्ट्रिंग है और वो ई को हैश से रिप्लेस करना चाहता है, ई को हैश से। तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। स्ट्रिंग में एक मेथड है डॉट रिप्लेस, वो बोलता है किससे रिप्लेस करना है और किसको रिप्लेस करना है। यानी क्वेश्चन ही बोला गया ई को हैश से, तो अगर आप आंसर नंबर 1 देखोगे तो वहां लिखा हुआ हैश ई, यानी हैश को रिप्लेस करना है ई से करना है, इसका मतलब है। यानी क्वेश्चन में तो ई को हैश से बोला था, तो ये रिवर्स है, रॉन्ग। रिप्लेस मेथड जो है ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज एस रिप्लेस जो है वो एक एलिमेंट नहीं लेता है, वो दो एलिमेंट लेता है। किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, क्योंकि 2 और 4 में सिर्फ उसने सिंगल एलिमेंट लिया था। सिंगल एलिमेंट रिप्लेस अलाउ नहीं करता, रिप्लेस दो एलिमेंट अलाउ करता है, ओल्ड एलिमेंट एंड न्यू एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन क्वेश्चन 15 में क्या बोला है, व्हेन द स्ट्रिंग m इज कंपेयर्ड टू n, यानी m डॉट कंपेयर टू n। मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक है m एक है n। तो यहां पर बोल रहा है व्हेन m इज कंपेयर टू n, तो रिजल्ट आया क्या, ग्रेटर आया है। रिजल्ट क्या आया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कभी भी अगर आप कंपेयर टू इस्तेमाल करते हो किसी भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब m इज बिगर। ठीक है, इसका मतलब होता है m इज बिगर। तो यहां पर बोला है इसमें से कौन सा ट्रू है, अगर m बिगर है तो m डिक्शनरी में पहले आएगा क्या, पहले तो नहीं आएगा, बिगर है तो बाद में आएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इक्वल तो नहीं है, अगर इक्वल होता तो इसका आंसर आता इक्वल टू 0, लेकिन आंसर क्या आया, ग्रेटर देन 0, तो इक्वल तो नहीं है, और सेम लेंथ से कोई मतलब ही लेंथ के बारे में बात ही नहीं करा है। यानी ग्रेटर देन 0 अगर है तो सीधा सीधी बोल देंगे कि अगर वो m अगर बड़ा है तो m जो है डिक्शनरी में बाद m जो है बाद में आएगा, n जो है पहले आएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के पास जाते हैं। 16 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड हैज इंटीजर आर्ग्यूमेंट। यानी कौन सा ऐसा स्ट्रिंग है जो इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेता है। लेंथ जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड हैज इंटीजर आर्ग्यूमेंट, लेंथ जो है इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेता ही नहीं, वो सीधा सीधी सिर्फ लेंथ ला करके देता है। कैर एड जो है वो भी इंटीजर लेता है। इंडेक्स ऑफ जो है वो कैरेक्टर लेता है। सब स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर लेता है, लेकिन वो एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट लेता है। कैर एड जो है कौन सा कैरेक्टर चाहिए आपको, वहां पे आपको इंडेक्स पास करना पड़ता है, तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास में। 17 में क्या बोला है, बोल रहा है हमारे पास एसर्शन और रीजन दिया गया है और 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं जहां पर एक क्लास दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, तो एसर्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी में बोला है इनहेरिटेंस प्रोमोट्स रीयूजेबिलिटी, ये भी सही है। इनहेरिटेंस जो है वो रीयूजेबिलिटी प्रोमोट करता है, तो हमारा एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर होगा हमारा 2 नंबर। ठीक है, एसर्शन जो है यहाँ पर बोला है इनहेरिटेंस जो होता है वहां पर एक क्लास दूसरा क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, दैट इज करेक्ट। और इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है रीयूजेबिलिटी, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। यानी यहाँ पर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा बोला है विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द बिलो पिक्चर। यहाँ पर आपको एक आइस ट्रे दिया गया है और आपको बोला गया है यहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो ये पिक्चर डिस्प्ले करता है। तो पहला में बोला है अ 2 डायमेंशनल एरे विथ 2 रो एंड 7 कॉलम। आप देखो ये मेरा पहला रो है, ये मेरा सेकंड रो है, और कॉलम कैसा है, ऐसा कॉलम है 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6 यानी 7 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कॉलम में 2 रो है, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वन डायमेंशनल एरे विथ 14 एलिमेंट, वन डायमेंशनल एरे जो होता है वो ऐसा होता है, राइट। और टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो ऐसा होता है। यानी एश ट्रे जो है, ये जो आइस ट्रे है, ये मेरा टू डायमेंशनल एरे है। यानी ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन टू जहां जहां पर है वो कैंसिल हो गया। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये जो है टू डायमेंशनल एरे है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आइस क्यूब दिखाया गया है और हमारे पास आइस क्यूब का ट्रे का साइज 2 है और 7 कॉलम है, तो आंसर होगा 2:7 का ये हमारा आइस ट्रे है, तो आंसर 2 इज करेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस डन इन द बिलो पिक्चर। आपके पास एक पिक्चर गिवन है, बोला गया है इसमें से कौन सा प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पर देखो बी से डी, डी से ए से सी ऐसा गिवन था। यहाँ पर देखो ए बी सी डी हो गया, यानी आप अल्टीमेटली यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे अल्टीमेटली सॉर्ट कर रहे हो, करेक्ट। तो आंसर होगा सॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि आप ए से डी जाओगे तो आप असेंडिंग में जा रहे हो। ऑप्शन 1 बोला डिसेंडिंग, वो तो करेक्ट नहीं है। आप सर्च तो नहीं कर रहे हो, सर्च करने से आपका इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि आपका ऑर्डर चेंज हुआ है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग और ऑप्शन सी नन ऑफ दिस इज रॉन्ग। आंसर होगा सॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आप जब ए से डी को सॉर्ट कर रहे हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है नेम द मेथड इन द सर्च डिपिक्टेड इन द बिलो पिक्चर। आपके पास एक पिक्चर गिवन है और आपको बोला है इसमें से चार में से क्या हो रहा है। यानी आपके पास एरे में लिखा गया है सर्च 6, आपको 6 को सर्च करना है। सिलेक्शन सॉर्ट तो होगा नहीं, सॉर्टिंग का मतलब होता है आपको सॉर्ट करना, लेकिन यहाँ तो सर्च हो रहा है। बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट इज रॉन्ग। सेकेंड बात अगर आप देखोगे तो 3 8 12 6 10 2 आपको ऐसा एरे गिवन है। अब आपको इसमें सर्च करने का, आपके पास जावा में दो टेक्निक है। आपके पास बोला गया है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च तभी अप्लाई होगा जब आपका डेटा सॉर्टेड होता है, वरना बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे डेटा क्या सॉर्टेड है? डेटा तो सॉर्टेड नहीं है, तो बाइनरी सर्च भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ लीनियर सर्च अप्लाई होगा। बाइनरी सर्च तभी अप्लाई होगा जब डेटा सॉर्टेड रहेगा। यहाँ पर डेटा सॉर्टेड नहीं है, यानी ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एरे में बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 21 में क्या बोला है? नेम ऑफ द फीचर ऑफ द जावा। यहाँ पर एक लड़का का पिक्चर दिया गया है जो शॉपिंग मॉल में कस्टमर जैसा बिहेव करता है, बस में पैसेंजर जैसा बिहेव करता है, स्कूल में स्टूडेंट जैसा बिहेव करता है और होम में सन जैसा बिहेव करता है। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस डूइंग सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर वो हर बार डिफरेंट अपने आप को इंटरप्रेट कर रहा है, बट वो है लड़का ही, तो यहाँ पर आंसर होगा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? द सम ऑफ A1 एंड A3 इन द एरे। यहाँ पर मुझे एक तो एरे गिवन है जिसका है 20 40 60 80 100, ये मेरा एरे गिवन है। अब मुझे बोला है A ऑफ 1 एंड A ऑफ 3 का सम क्या होगा। A ऑफ 1 का मतलब है ये वाला मेरा है 0 इंडेक्स, ये मेरा 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। एरे का इंडेक्स जो है हमेशा 0 से चालू होता है। तो A ऑफ 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 40। और A ऑफ 3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 80। जब आप 40 प्लस 80 करोगे तो आपका आंसर आएगा 120, तो आपका आंसर आएगा 120, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। आई होप आपको अभी तक इतना एमसीक्यू बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से क्वेश्चंस को लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? स्टेट विच एक्सेस स्पेसिफायर इज लेस रेस्ट्रिक्टिव। एक्सेस स्पेसिफायर जो सबसे कम रेस्ट्रिक्टिव होता है वो है पब्लिक, और सबसे ज्यादा जो रेस्ट्रिक्टिव होता है वो है प्राइवेट। तो इसमें से बोला है लेस रेस्ट्रिक्टिव, सबसे कम रेस्ट्रिक्टिव कौन सा होता है? तो आंसर होगा 4, पब्लिक इज द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस स्पेसिफायर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? AMB होटल gives the amount to be paid by the customer as an integer. Which of the following math method rounds off the bill in decimal to an integer? यानी कौन सा ऐसा मेथड है जो राउंड कर देता है डेटा को। पाव जो है वो पावर निकालता है, सील जो है वो अपर वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव हटाता है। यानी मैथ डॉट राउंड एक ऐसा मेथड है जो अल्टीमेटली मुझे डेटा को राउंड करके देगा। तो यहाँ पर वही बोला है राउंड करना है, तो आंसर होगा मैथ डॉट राउंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कोई लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। इसमें से बोला है क्वेश्चन नंबर 25 में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू एन इनफाइनाइट लूप। इसमें से कौन सा इनफाइनाइट लूप जाएगा?
तो देखो इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है जहां पर आपका जो कंडीशन है वो कभी भी ब्रेक नहीं हो। ऑप्शन नंबर वन में क्या बोला है देखो, 10 आई का वैल्यू 10 से चालू हो रहा है जब तक आई नॉट लेस देन 0 है और आई माइनस माइनस, यानी ये 10 से चालू होकर के 1 तक चलेगा और माइनस माइनस होगा, यानी क्योंकि यहाँ पर एक टर्मिनेशन कंडीशन गिवन है तो ये मेरा इनफाइनाइट लूप नहीं होगा। 3 में क्या बोला है, आई इक्वल टू 3, आई हमेशा 3 3 बढ़ेगा और आई कब तक चलेगा, जब तक वो 30 से छोटा है, यानी ये भी इनफाइनाइट लूप नहीं है क्योंकि ये भी कंडीशन ट्रू है। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनफाइनाइट लूप है क्योंकि आई का वैल्यू चालू हो रहा है 1 से, कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर है, और हमेशा आई का वैल्यू जो है वो प्लस प्लस हो रहा है, यानी आई का वैल्यू जो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा होता रहेगा। और बीच में कंडीशन क्या गिवन है, बीच में कंडीशन गिवन है आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी अगर आई हमेशा बढ़ते रहेगा तो आई का वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा इनफाइनाइट लूप होगा और 1 2 एंड 3 जो है वो इनफाइनाइट लूप, 1 2 4 जो इनफाइनाइट लूप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है एक एक्सेप्शन गिवन है, अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, यस दैट इज ट्रू, एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकता है, एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर हो सकता है। फिर बोला है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आर डिफाइंड विद सेम सेट ऑफ आर्गुमेंट, यहां पर बोला है सारे कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट सेम हो सकता है। जावा जो है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर तो लिखने देता है, लेकिन कभी भी जावा आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट या टाइप सेम होने नहीं देता है। उससे क्या होता है, जावा को कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो जावा इस केस में ये वाला अलाउ नहीं करेगा, यानी एसर्शन तो सही है बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कंस्ट्रक्टर जावा मल्टीपल लिखने देगा लेकिन जावा कभी भी कंस्ट्रक्टर का सेट ऑफ आर्गुमेंट को सेम होने नहीं देगा। उससे जावा को एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी और जावा को यह समझने में डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा कि कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो इसलिए जावा कभी भी सिग्नेचर को सेम होने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, एक्सेप्शन रीजन के ऊपर में है। एन एरे कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, एरे कभी भी डिफरेंट डेटा टाइप को डेटा को स्टोर करने नहीं देता है। जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हो इंट ARR, तो यही वहीं से जावा को बताते हो कि आपका डेटा टाइप कौन सा होगा, डेटा टाइप कैसा एरे ऐड करने ऑप्शन अलाउ करेगा, यानी डिफरेंट डेटा टाइप तो एरे कभी भी अलाउ नहीं करेगा। तो एसर्शन इज ऑलवेज रॉन्ग। तो यहां पर क्या बोला है देखो, एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एसर्शन ट्रू है ही नहीं, यहां पर भी एसर्शन ट्रू, यानी 1 एंड 3 हमारा कट गया। फिर हम लोग को बोला है एन एरे इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यस एरे तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, विथ मल्टीपल वैल्यू भी अलाउ करता है, ऑफ सेम डेटा टाइप भी अलाउ करता है, बट अ डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स, यानी रीजन इज ट्रू। मेमोरी इंडेक्स जो है, एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, यानी अगर मैं एरे में डेटा ऐसे देखूं तो एरे का जो इंडेक्स होगा वो हमेशा चालू होगा 1 से, 2 3 4, एरे का इंडेक्स जो है हमेशा डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स होता है एरे का। एरे का डेटा टाइप सेम होता है, एरे जो यूजर डिफाइंड होता है और एरे में जो है मल्टीपल वैल्यू रखने देता है, यानी रीजन इज करेक्ट, एसर्शन इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 4 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, मैथ डॉट सील, ठीक है, मैथ डॉट सील 89.9, सील मेथड क्या करता है, इसका अपर वैल्यू ला के देगा। फिर यहां पर बोला है प्लस मैथ डॉट फ्लोर 90.5, सील जो है अपर वैल्यू ला के देगा, यानी ये हमारा बना देगा 89.9 का अपर वैल्यू होगा 90.0 और 90.5 का लोअर वैल्यू जो होगा वो होगा 90.0 छोटा वैल्यू। तो 90.0 90.0 जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 180.0। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 180 भी लिखा था, लेकिन सील और फ्लोर जो है वो आपका अंदर में फ्लोट टाइप का डेटा ले रहा है, और मैथ और सील और फ्लोट जो है वो फ्लोट डबल टाइप का डेटा रिटर्न करता है। तो जब डबल प्लस डबल करोगे तो आपका आंसर आएगा डबल टाइप, तो वहां पर 180 की जगह पे 180.0 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला था, यहां पर हमारे पास में एक स्ट्रिंग गिवन है जिसका नाम है टाइगर, TIGER डबल कोट, फिर लिखा है डॉट, फिर लिखा है इंडेक्स, फिर लिखा है ऑफ, यहां पर एक सेमी इन कैरेक्टर पास कर रहा है जी, यानी टाइगर का इंडेक्स निकाल रहा है टाइगर में से जी को, ठीक है। यानी जब भी स्ट्रिंग यहाँ पे टाइगर सेट करेगा तो स्ट्रिंग टाइगर जो है इस फॉर्म में सेट करता है, TIGER, ठीक है। टाइगर जो है स्ट्रिंग में जावा ऐसे सेट करेगा और इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा मेरा
जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स, ऐसे सेव करेगा। तो यहां पर पूछा इंडेक्स ऑफ जी, इंडेक्स ऑफ जी जो है वो मेरा है टू, तो इसका आंसर होगा टू। अगर मान लो यहां पर जी की जगह पे कुछ ऐसा इंडेक्स दे देता जो टाइगर में अवेलेबल ही नहीं है, मान लो यहां पर दे देता इंडेक्स ऑफ वाई, मान लो क्वेश्चन में आपको दिया टाइगर डॉट इंडेक्स ऑफ वाई, यानी टाइगर में आप वाई का इंडेक्स खोज रहे हो, क्या टाइगर में वाई अवेलेबल है? नहीं है। उस केस में जावा जो है हम लोग को रिटर्न करता -1। अगर जावा में कोई इंडेक्स आप सर्च कर रहे हो और वो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, वो कैरेक्टर जावा में अवेलेबल नहीं हो स्ट्रिंग में, तो आपको रिटर्न करेगा -1। और अगर वो कैरेक्टर अवेलेबल है तो उस कैरेक्टर का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूं वो है, दो जावा का आपको स्टेटमेंट गिवन है जहां पर आपको सीओपी, सीओपी जो है कैपिटल है और सीओपी जो है वो स्मॉल है। यहां पर आपको क्या करना है? इक्वलिटी चेक करना है। यहां पर बोल रहा है सीओपी डॉट इक्वल्स सीओपी। जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जावा जो है सीओपी कैपिटल और सीओपी स्मॉल को अलग अलग ट्रीट करेगा। यानी पहला वाला जो इक्वल्स मेथड है वो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, और इक्वल्स इग्नोर केस जो है वो अपर केस लोअर केस को इग्नोर करके सिर्फ कंटेंट को चेक करेगा। तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो पहला वाला होगा फॉल्स, दूसरा वाला होगा ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन है फॉल्स ट्रू? ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आई होप आपको आज वाला वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैंने आपसे 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है, और मैं जावा का ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कशन किया हूँ। तो आई होप कि जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे और आपको एग्जामिनेशन में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप जरूर बना पाओगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे आपको और भी ज्यादा ऐसे ही वीडियोस को मैं बना पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।